हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जून और आज के दिन का इंतजार दोस्तों कितने दिनों से सब लोग कर रहे हैं। आज का दिन हमारे भारत के लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज रिजल्ट आने वाला है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश इंडिया के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। शाम तक पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारा। इतने दिनों तक जो चलता रहा, 7 चरणों में चुनाव हुआ, दुनिया में सबसे लंबा खिंचा ये चुनाव। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार के रिकॉर्ड बने अपने इस चुनाव में। तो फिलहाल उसके आज नतीजे आएंगे, लेकिन सुबह में करंट अफेयर तो जरूरी है। तो हम लोग आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। कल हम लोगों ने बात किया था 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। इसके अलावा दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है। भारतीय ये स्पेस स्टार्टअप है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत का मुक्केबाजी संघ विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने का फैसला लिया है। रूस और उज्बेकिस्तान के बीच परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता हुआ है। और रेड फ्लैग 2024 ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो अमेरिका के अलास्का में हो रहा है। इंडिया भी गया है पार्टिसिपेट करने। और अभी हाल ही में केरल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। अडानी पोर्ट्स 30 सालों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह का पोर्ट का करेगा मैनेजमेंट। ये तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं मुजफ्फर शाह मुस्तफा। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारतीय अमेरिकी छात्र बृहत सोमा ये 29 शब्दों का लगातार सही सही स्पेलिंग बता करके ये स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग आज करंट अफेयर को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी आपको पीडीएफ फ्री में दी जाती है और फ्री में ही आपको क्विज दी जाती है। तो आप जा करके एमजेटी ऐप से डेली इसका फायदा ले सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे दोस्तों 2 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों 2 जून को? क्योंकि 2 जून 2014 को दोस्तों ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के उस टाइम पर बना था भारत का 29वां राज्य। ध्यान रखना, उस टाइम पर 29वां राज्य बना था, लेकिन आगे चल करके जम्मू कश्मीर जो है ये राज्य हट गया, राज्य के रूप से हट गया और 2 टुकड़ों में टूट करके ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इस हिसाब से 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर राज्य की संख्या 1 घट गई। तो अब अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। अच्छा, ये 2 यूनियन टेरिटरी बढ़े तो 7 यूनियन टेरिटरी थे तो 2 हो गए तो 9 हो गए। लेकिन अब इसमें भी एक खेल हुआ, इसमें 2 यूनियन टेरिटरी थे उनको एक साथ मर्ज किया गया। किसे किसे? दादरा नागर हवेली और दमन दीव को, इनको मर्ज किया गया। तो इस प्रकार से अब संख्या जो यूनियन टेरिटरी की है वो है 8। तो यानी कुल अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। खैर, आ जाते हैं तेलंगाना पर। 2014 को दोस्तों जब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब कुछ एग्रीमेंट्स किए गए थे। जैसे क्या हुआ कि जब अलग तो हो गया राज्य, लेकिन ये बात हुई कि यार राजधानी कैसे चलेगी, हाई कोर्ट कैसे चलेगा, बाकी सारी चीजें कैसे चलेगी। तो ये डिसाइड हुआ कि अगले 10 सालों तक हैदराबाद ही राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश की भी, क्योंकि हैदराबाद उस टाइम कैपिटल थी। लेकिन नक्शे के मुताबिक हैदराबाद आ गई तेलंगाना में। तो तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद बनती ही बनती भाई, ऑब्वियस सी बात है जब इसके अंतर्गत आ रहा है तो। लेकिन आंध्र प्रदेश भी अगले 10 सालों तक अपनी राजधानी के रूप में इसे ही समझता रहा। तो 2014 से लेकर 2024 यानी इस बार का वर्ष ये भी खास रहा, इसलिए क्योंकि इस बार राजधानी अब ऑफिशियल तरीके से ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि राजधानी पर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा था आंध्र प्रदेश, अमरावती को राजधानी बनाने को लेकर के। तो अमरावती और बीच बीच में आप कई बार सुने भी कि काठमांडू को सॉरी विशाखापत्तनम को बनाएंगे राजधानी, इसके अलावा अमरावती को बनाएंगे, कुरनूल को बनाएंगे। ऐसी कई बीच बीच में खबरें आती रही, लेकिन अमरावती और फिलहाल अभी विशाखापत्तनम दोनों अभी सस्पेंस में है। लेकिन इस बार हैदराबाद से इनका लीज खत्म हो गया। अब हैदराबाद केवल और केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगी। चलिए दूसरी बात ये कि जो तेलंगाना राज्य है ना, यहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद दी गई। और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद और विधानसभा है, आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से इसको।
तो तेलंगाना आप देखोगे तो यहाँ पर स्थित है। तेलंगाना भारत के मैप में, राजधानी इसकी हैदराबाद है। 33 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं। 119 विधानसभा में सीटें। लोकसभा में यहाँ से 17 सीट जाती है और राज्यसभा में 7 सीट जाती है। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से नए सीएम बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख दिवस हैं जून महीने के, हम लोग इसको अभी कल भी पढ़े थे तो आज आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीता? अब देखो, आपको अगर पता हो तो इस बार लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा था, साथ ही साथ कुछ राज्यों का विधानसभा चुनाव भी था, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब इन 4 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का रिजल्ट आ गया है, अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नहीं आया है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनी हुई है और प्रचंड बहुमत से जीती हुई है। अरुणाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में ध्यान रखिएगा ये बात, यहाँ असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है। फिर से बता दूं, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी थे। तो यहाँ सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी यानी रिपीट हुई अगेन यहाँ पर सरकार। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ये भी एक तरफा जीती है। 32 में से 31 सीटें जीती हुई है, शानदार जीत। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 सीटें थी, इसमें 46 सीटें भाजपा ने जीत करके यहाँ पर भी ये प्रचंड बहुमत जीती हुई है। ठीक है, तो ये दोनों का राज्यों का अभी डिसीजन आ गया है। अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नहीं आया हुआ है, वो भी पेंडिंग है। ठीक है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब बाकी तो मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही तेलंगाना वाले में दिखा देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है कहाँ पर। सिक्किम ये रहा छोटा सा, ये राज्य सिक्किम है और ये है अरुणाचल प्रदेश, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है जी, चलिए अगला। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए किस नई मोबाइल नंबर श्रृंखला को शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए और सर्विस कॉल के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज शुरू की है, जो कि होगी 160 से स्टार्ट। ठीक है, मतलब आप जो पहले क्या होता था, प्रमोशन और कंपनी वाला नंबर जो कहते थे, कंपनी का फोन है, कंपनी का फोन, तो वो कंपनी का फोन जो 1400 से शुरू होता था वो अब 1600 से शुरू होगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है फेक कॉल से बचने के लिए। बहुत सारे ऐसे फेक साइबर क्राइम होने के मामले आ रहे थे, तो यहाँ पर सेंटर ने एक न्यू मोबाइल नंबर सीरीज लॉन्च की है फॉर सर्विस एंड ट्रांजैक्शनल कॉल। तो जो ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए कॉल आते हैं कंपनीज के थ्रू, इसके अलावा जो सर्विस के लिए कॉल आते हैं वो अब 16 से आएंगे। ठीक है, तो 16 से आएगा तो देखकर परेशान मत होना, ये नया सीरीज है। और 14 वाला जो आएगा जब पुराना वाला, तो उसको देख करके अब परेशान जरूर होना। ठीक है ना, चलिए ब्लॉग भी कर सकते हो। अगला, हाल ही में हल्ला टॉमसा डाटिर ये कहाँ की नई राष्ट्रपति बनाई गई? तो हल्ला टॉमसा डाटिर जो है ये बन गई हैं आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट। ये पेशे से एक बिजनेस वीमन है और ये अब बन गई यहाँ की नई प्रेसिडेंट आइसलैंड की। आइसलैंड में आपको चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में आने के बाद एक देखिए, ये एकांत से एक छोटा सा देश पड़ा हुआ है इधर कोने में, ये है आइसलैंड। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, अपडेट हो जा भाई जल्दी से, तो ये दिख रहा है जो ये कंट्री जो है ये आइसलैंड है, ये आ गया बिल्कुल। तो ये आइसलैंड है। ठीक है, तो इस कंट्री की नई प्रेसिडेंट बनी हुई है। बहुत ही शांत देश है, शांति सूचकांक में हमेशा टॉप पर रहता है आइसलैंड। ठीक है, और बिल्कुल एकांत में रहता है। इधर ये ग्रीनलैंड है, बाकी इधर यूरोप शुरू हो जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो रेकाजाविक है और इसकी मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना होती है। तो हल्ला टॉमस डाटिर जो है अपने प्रतिद्वंदी को छोड़ते हुए पीछे 34.3% वोट हासिल किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन एक बार फिर से बन गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी दोस्तों ये मुकेश अंबानी को पीछे कर दिए हैं और ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मुकेश अंबानी को पीछे करके ये एक बार फिर से बन गए हैं रिचेस्ट पर्सन। अभी जब से हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट आया था उसके बाद से ये काफी ज्यादा अपने वेल्थ गंवा चुके थे, लेकिन गेन करने में उतना ही कम समय लगा है। मतलब दोबारा से उस पोजीशन पर पहुंचने में देखिए बहुत तेजी से ये रिकवर कर रहे हैं। 111 बिलियन डॉलर जो है इनकी संपत्ति पहुंच गई है और वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 109 बिलियन डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने यह रिपोर्ट जारी किया हुआ है और इस रिपोर्ट में 11वें स्थान पर ओवरऑल अमीरों में गौतम अडानी है, 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी है। और अगर एशिया में बात करें तो एशिया में टॉप पर गौतम अडानी और सेकंड टॉप पर मुकेश अंबानी है। ठीक है ना,
और ऑब्वियस सी बात है, जब एशिया में टॉप पर है तो इंडिया में भी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएएफए चैंपियनशिप लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? अगेन ये भी एक लीग टूर्नामेंट है, ये भी एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये भी एक यूरोपियन फुटबॉल का टूर्नामेंट है। बहुत सारे ऐसे लीग टूर्नामेंट ये लोग कराते रहते हैं। यहाँ पर यूएएफए चैंपियंस लीग जो हुआ इसको जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। अगेन अभी कुछ दिन पहले ही रियल मैड्रिड की टीम ने ला लीगा जीता था। मैंने बताया था ना आपको कि वो 36वां ला लीगा का खिताब था, उसको जीता था इन्होंने। और अभी यहाँ पर 2023-24 का यूईएफए चैंपियनशिप लीग जीत लिया है। अच्छा, यूएएफए नहीं है, ये यूईएफए है, माफ कीजिएगा, यूईएफए है। देखिए इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत हो गया था। तो यूईएफए का चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है और 15वीं बार जीता है रियल मैड्रिड ने। अभी इन्होंने 36वीं बार ला लीगा जीता था, 36वीं बार ला लीगा जीता था और 15वीं बार यूईएफए का चैंपियनशिप जीता है। इसमें इन्होंने बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराया है और यह आयोजन फाइनल मैच का वेम्बली इंग्लैंड में खेला गया था। बाकी फुटबॉल से सिर्फ यही याद रखो आप कि सबसे अमीर व्यक्ति अभी फोर्ब्स की आई थी लिस्ट, तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। अल नासर के ये प्लेयर हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा फुटबॉल से फीफा वर्ल्ड कप याद रख लेना कि अगला वाला खेला जाएगा मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में, और पिछला वाला कतर में जो हुआ था उसको जीता था अर्जेंटीना ने। अगला, हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो चाइना ने एक और उपलब्धि हासिल की है। चाइना का अंतरिक्ष यान जो चंद्रयान था वो चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और चंद्रमा पर डार्क वाले हिस्से में इसे लैंडिंग करी हुई है। डार्क वाले हिस्से में मतलब वहां पर जहां सूर्य नहीं पहुंचता है, दूर वाले हिस्से पर जिसे कहते हैं, ये जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है उस वाले हिस्से पर चाइना ने लैंडिंग करी है। वहां के सैंपल्स कलेक्ट करके लाएगा, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाने की आशंका है। तो ये उतरा है एटकेन बेसिन क्रेटर पर। एटकेन बेसिन क्रेटर माना जाता है कि अभी तक का ज्ञात चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर है। अभी तक जितने भी क्रेटर ढूंढे गए उस पर सबसे बड़ा क्रेटर यही है। ये जाएंगे बाकायदे 2 किलो मिट्टी चुरा कर लाएंगे चांद से और वो यहाँ पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सैंपल्स उसे कहते हैं। तो ये सैंपल्स कलेक्ट करके ले आएंगे और ये इनका पहला मिशन नहीं है। देखो चांग ई 4 मिशन में पहली बार ये सक्सेस हासिल किए थे, 2019 में चांद की सतह पर लैंड किए थे। उसके बाद चांग ई 5 गया, वो भी गया, और चांग ई 6 अभी गया है रिसेंट में। तो चांग ई 6 जो है सक्सेसफुली वहां पहुंच गया है। 53 दिनों का ये मिशन था, इनका भी लंबा मिशन चला। अपना 40 दिनों का मिशन था, याद हो अगर आपको। तो 53 दिनों का इनका मिशन है और अब वहां से नमूने लेकर के लौटेंगे। और चीन 2030 तक चांद पर मानव मिशन भी करने की अपनी घोषणा कर चुका है कि ये इसका लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य कब तक है? भारत का लक्ष्य 2040 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि सब लोग भले ही कितना भी अनुमान जारी करें लेकिन असली डेटा एनएसओ ही जारी करता है। यही राष्ट्रीय आय की भी गणना करता है और यही भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का एक्चुअल में अनुमान बताता है क्योंकि सारा डाटा इसी के पास होता है। तो एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही 8.2%, जो कि ह्यूज है। 8.2% की ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट मानी जाती है। यहाँ पर देखिए इनका आर्टिकल है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जंप टू 7.8% इन Q4। Q4 जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना, 2 छमाही, 4 तिमाही और 1 फाइनेंशियल ईयर। तो 4 तिमाही में अलग अलग तिमाही में कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको देख करके ये क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाता है कि एनालिसिस किया जाता है। तो जो Q4 हुआ यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट का 3 महीना होता है जिसमें आपका जनवरी फरवरी मार्च आ जाता है, तो इस जनवरी फरवरी मार्च में जबरदस्त तरीके से 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली और ओवरऑल देखा जाए तो वो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट जाकर बन गई। मतलब इससे पहले भी और अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला था बाकी के तीनों क्वार्टर में। और ये एक ऐतिहासिक है समय। 1960 से 61 के बाद 9वीं बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8% या उससे अधिक को पार की हुई है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए कि भारत देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, दोनों में अंतर समझ लो। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
यानी कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष का 31 मार्च तक का, ठीक है, समय। तो किसी भी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज का और जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी। लेकिन अब ये जीडीपी दो टाइप से होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है एक्चुअल। तो एक्चुअल जीडीपी मतलब उसमें कोई एक बेस ईयर होगा और उस बेस ईयर के अपेक्षा वो कितनी दर से बढ़ रही है, किस परसेंट रेट से, उसको काउंट किया जाएगा जीडीपी ग्रोथ रेट में, कि वो जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है, एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट। और एक होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाता है कि कैसे किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब कि कितना ग्रो हो रहा है, कुल मिलाकर ये समझो, और किस रेट से, किस दर से, ठीक है। और जीडीपी मतलब हुआ कि वो पूरा का पूरा जीडीपी, ये बात है। आगे सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको रेमिटेंस के बारे में भी एक बार ऐसे ही बताया था। रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है भारत, उसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको कहीं पीछे है बहुत ज्यादा, जबकि भारत $100 बिलियन को भी पार कर चुका है रेमिटेंस के मामले में। और आपको उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेमिटेंस हुआ या फिर एफडीआई हुआ, ये दोनों ही हेल्प करते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने में। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा भंडारण जो होता है, इसमें दो तरीके से जो पैसे जो है समझ लो विदेशी मुद्रा भरा जाता है, मेनली मोस्टली, ठीक है। तो एफडीआई एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने परिवार वालों को इंडिया में ही छोड़कर गया विदेश कमाने, और कमाने के बाद अपने परिवार वालों को पैसे भेज रहा है, अगर तो वो डॉलर में भेज रहा है या तो विदेशी मुद्रा में भेज रहा है, तो वो हुआ रेमिटेंस। तो ऐसे में सबसे ज्यादा भारतीयों को मिलता है दुनिया भर में। अच्छा, एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई फॉरेन में बैठा व्यक्ति है या फिर फॉरेन में बैठी कोई कंपनी है, वो इंडिया में कोई फर्म पर या किसी व्यक्ति के ऊपर या कहीं पर भी पैसा लगाता है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही केस में आप देखो क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है या विदेशी मुद्रा आ रहा है, तो उससे अपना फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है। जब फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा तो अपनी मुद्रा मजबूत होती है, ठीक है, इकोनॉमी मजबूत होती है। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन क्या है कि कहां से भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई मिल रहा है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई मिल रहा है सिंगापुर से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपको आर्टिकल यहाँ पर एनडीटीवी का दिखेगा इसमें। और वैसे अगर आपको इकोनॉमी में और बढ़िया से पढ़ना है ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का बैच आया हुआ है हमारा, उसको आप ले डालो, 199 में है। तो इस बैच में आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया गया है, इकोनॉमी में आप मास्टर हो जाओगे। फिलहाल एफडीआई में 2018-19 से भारत का एफडीआई का टॉप इन्वेस्टर रहा है सिंगापुर, सबसे बड़ा स्रोत रहा है एक प्रकार से। अब देखो स्रोत का मतलब ये नहीं है, ये भी है कि ये सिंगापुर गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है भारत में, ऐसा नहीं है। आप अगर यही अडानी वाले मामले की मैं एग्जांपल लेकर के अगर बताऊं, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे आरोप लगे थे हिंडनबर्ग के द्वारा कि इनके बहुत सारी सेल कंपनियां दूसरे देशों में हैं और वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, और टैक्सेशन से बचने के लिए वो अपना सिंगापुर या मालदीव या बहुत सारी जगहों पर बनाई, ये आरोप था उनका, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच है कि नहीं, लेकिन ये जरूर सच है कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो हैं अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर में बनाई हुई हैं और ऑपरेट पूरा पूरा इंडिया में कर रहे हैं। सिंगापुर में बस एक रूम ले लिए किराए पर और उसको घोषित कर दिए कि हाँ ये हमारा हेड ऑफिस है, उसके बाद फिर आकर इंडिया में अपना उसका ब्रांच ऑफिस खोलिए। अब आप कहोगे सर ये करने से फायदा क्या? बहुत फायदा है गुरु। यहाँ इंडिया में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि मतलब 75 तरीके के लाइसेंस बनवाओ तब जाकर के यहाँ करो, उसके बाद इस नेता को खिलाओ उस नेता को खिलाओ, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन सिंगापुर वगैरह में यहाँ पर बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट है, तो इसलिए बहुत गिने चुने 2-4 लाइसेंस बनवा करके वहाँ पर हेडक्वार्टर कर लेते हैं और टैक्स में भी बहुत छूट मिलती है, तो मौज काटते हैं। तो फिलहाल ये तो सच्चाई रही। आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला? तो आईसीसी ने ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये दिया है विराट कोहली को, और वहीं टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को, ठीक है ना, दोनों ही याद रखना। विराट कोहली का क्या ही कहना, विराट कोहली आप जानते हो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं
T20 में भी और IPL में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वनडे में तो सबसे ज़्यादा रन तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा शतक इनके ज़रूर हो गए हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा T20 में 4000 प्लस रन हो गए हैं। इंटरनेशनल में IPL में बात करें तो 8000 प्लस रन हो गए हैं, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा है दोनों में। इनको 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, खेल के क्षेत्र का अवार्ड। 2017 में पद्मश्री मिला था, और जो कि नागरिक सम्मान है। और 2018 में खेल रत्न मिला था, जो कि खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। और ICC का पुरुष ODI जो टीम ऑफ द ईयर है, इससे भी नामित किया गया है भारत को। ठीक है, तो ये जो है ICC के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं अवार्ड, और इस बार का विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में, और अध्यक्ष हैं इसके ग्रेग बार्कले, और CEO हैं जेफ अलार्डिस। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक कमेंट जरूर छोड़कर बताना कि कैसी लगी वीडियो। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कर दिया करो यार। कम से कम मुझे बताओ तो कि कैसा लगता है वीडियो, अच्छी लगती है, खराब लगती है, समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सब बताओ। बाकी रेलवे के साइंस का जो ये बुक है, ई बुक है सॉरी, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसको परचेज कर रहे हैं। आप लोग भी अगर अभी तक नहीं लिए हो तो इसको परचेज करो। 75 रेट्स में ये ई बुक है, और जबरदस्त तरीके का कंटेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है। तो 31वां मेंबर है दोस्तों फिनलैंड, और 32वां अभी बना हुआ है स्वीडन। तो दोनों को ही ध्यान में रखना। दक्षिण कोरिया की योजना के अनुसार मंगल ग्रह पर कब तक पहुंच जाएगा, कब्जा नहीं, तो ये 2045 तक यहाँ पहुंचेगा। 2032 तक ये चंद्रमा पर लैंडिंग करने की बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है कासा, अभी हाल ही में लॉन्च की गई है कासा। आज आपको क्या बताना है, विश्व मुक्केबाजी का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइएगा जरूर। इसके अलावा स्क्रिप्ट नेशनल बी प्रतियोगिता का चैंपियन शब्द कौन सा रहा, मतलब लास्ट वाला शब्द कौन सा रहा जिसको बताकर इन्होंने जीता हुआ है स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी PDF और क्विज मिलेगी आपको MJT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। तो MJT एजुकेशन नाम से सर्च करके टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कीजिए, फ्री में PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी ई बुक्स या वीडियो कोर्सेज वगैरह सबके वहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाते हैं, तो आप उन सब का फायदा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।